प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, जंगबंदियों का अज़्म और एक पीस कीपर बनने का ख्वाब लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में दावा किया था कि वो इक़्तिदार में आते ही 24 घंटे में यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग है उसको रुकवा देंगे। अलबत्ता इस यानी कि उनको आए हुए अब तक कह रहे हैं कि 4780 घंटे जो है गुजर चुके हैं। पाक भारत 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट समेत 6 जंगें रुकवाने के दावेदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और गज़ा के मामले पर अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि रूस के हामी और तिजारती शराकतदारी रखने वाले ममालिक ख़ास तौर पर ब्रिक्स के ख़िलाफ़ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने जो भारत है उस पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। इस तरह भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना महंगा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। कल 8 अगस्त है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही जो है वो डेडलाइन दी थी कि इस जंग को रोका जाए और इसके लिए वक्त दिया था 8 अगस्त का। ताज़ा खबर यह आई है कि सदर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान है और इस सिलसिले में रूसी मीडिया ने तस्दीक कर दी है और खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सरकारी चैनल ने ऐलान किया कि सदर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आला सतह की मुलाकात के लिए मुआहदा तय पा गया है और ये मुलाकात बहुत जल्द होने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ज़ाहिर उसकी हम बात करते हैं, जिसकी 2.55% की रफ्तार से बढ़ती आबादी अब हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बन गई है। अमेरिका के 19% टैरिफ पर अपने मद्दे मुकाबिल खत्ते के दूसरे ममालिक से मुकाबला जो है वो कितना आसान होगा, मुश्किल होगा, ये आज हम शामी साहब से जानेंगे। क्योंकि आज ये भी खबर आई है कि जी जो हुकूमत है उसने 24 सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करने का फ़ैसला किया है। इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। शामी साहब, सर, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है लेकिन 2 व्लादिमीरों में डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी हराम हो गई है। नहीं, वो दोनों की ज़िंदगी हराम कर देंगे। अच्छा, वो इस पे लगे हुए हैं, पुतिन और वो लेविंस्की। जी हाँ, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। हाँ, अब ज़ेलेंस्की जो है, अब जब वो आए थे तो उनका ख्याल था चुटकी बजाते मसला हल हो जाएगा और रूस जो है फौरी तौर पर उनके कहने पे जंग बंद कर देगा। और उन्हें ज़ेलेंस्की को डांट डपट भी की। जब वो वाइट हाउस आए तो उनकी बेइज्जती भी की। सही। लेकिन फिर जो है जो पुतिन हाथ नहीं आए, उन्होंने जंग बंद नहीं की और नतीजे में अब बड़े अग्रेसिव मूड में आ गए फिर वो। और अब तो उन्होंने इंडिया जो है तो दूसरे ममालिक जो हैं जो तेल खरीद रहे हैं, चाइना को भी आंखें दिखाई हैं, लेकिन इंडिया जो है क्योंकि उससे रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, बल्कि वो तेल खरीद के फिर दुनिया में बेच भी रहा है, रिफाइन करके आगे बेच रहा है। सही, रिफाइन करके तो पैसा भी कमा रहा है। अब वो कहते हैं कि ये जो इंडिया है ये तो यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। अगर रूस से तेल ना खरीदा जाए उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, जंग बंद हो जाएगी। अच्छा, अब वो उनका दावा जो उनके हामी हैं वो तो कहते हैं दी पीस मेकर इन चीफ, वो सबसे बड़े पीस मेकर हैं। उन्होंने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंद कराई है। सही। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद कराई है। कांगो और रवांडा के दरमियान, कंपोचिया और थाईलैंड के दरमियान, सर्बिया और कोसोवो के दरमियान, मिस्र और इथोपिया के दरमियान, और अब यूक्रेन और वो जो है रूस के दरमियान। मतलब अब ये कह सकते हैं कि करीब है उसको खत्म। इसराइल का जो गजा का मामला है वो भी लटका हुआ है। तो अगरचे अब कहा यह जा रहा है कि भाई इसराइल और ईरान तो ठीक है, कंपोचिया और थाईलैंड भी ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान भी ठीक है। अगरचे इंडिया नहीं मान रहा, बिल्कुल, लेकिन वो तो 30-32 बार कह चुके हैं और पाकिस्तान तस्लीम भी कर रहा है। अब वो पाकिस्तान तो उनका नाम भी पेश कर चुका है नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो अब ये है, लेकिन वो जो हैं ये छोटे मोटी झड़पें और तलखियाँ जो हैं उनको भी जंगे समझ रहे हैं। तो बहरहाल अपनी टोपी पे कई कलगियाँ सजा रही हैं उन्होंने। अब इंडिया जो है वो तो गम गुस्सा जो है उसमें उसका दीदी है। अपोजिशन जो है मोदी को जिच कर रही है, मोदी मुंह में घुंगलियाँ डाल के बैठे हैं। सर, सवाल ये कि वाई इंडिया, वाई ब्रिक्स ममालिक, क्यों, मतलब इनको ही क्यों निशाना बनाना? जब तेल उनको सप्लाई हो रहा है और वो टैरिफ के जो मामला थे उन्होंने हाई टैरिफ लगा रखा है अमेरिकन दरामदात पर, तो फिर जाहिर है कि वो तो उनको तो टारगेट करेंगे और उन्होंने कोई लगी लिपटी तो रखी नहीं। सही, ये बता दिया। अब ये भारत की इकोनॉमी जो है ये शदीद दबाव में आ जाएगी, उसकी एक्सपोर्ट्स बड़ी मुतासर होंगी इससे।
और बड़ा एक सेटबैक उसको होगा, उसकी ग्रोथ जो है उसका रेट नीचे आ जाएगा। सर लेकिन ये जो अब ये मोदी अब जा रहे हैं चाइना। जी हाँ, 31 अगस्त को SCO इजलास है वहाँ पे। वो कहते हैं जी, उन्होंने भी ये इशारा दिया है, अगरचे चाइना के साथ उनकी ट्रेड जारी है, कुछ $100 बिलियन की ट्रेड चाइना के साथ है इंडिया की। यानी आप देखिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में तलखियाँ भी हैं मगर कारोबार भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है। और ताइवान और चीन के दरमियान तो ये है कि आमदोरफ्त भी हो रही है, लोग आ जा भी रहे हैं, मेनलैंड में आते हैं, वहाँ ताइवान जाते हैं और फिर कारोबार भी चल रहा है, तजारत भी हो रही है। लेकिन चीन जाहिर है कि उसका क्लेम है कि उसका अलग हैसियत ख़त्म की जाए, तो वो भी एक दिन आएगा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान और का मामला इंडिया का है। जब आपके यहाँ तलखी होती है तो कुट्टी हो जाती है, ना तजारत होगी, ना खेलेंगे, ना क्रिकेट खेलने देंगे। हत्ता कि आज तो अक़लियती जो वहाँ से डेलीगेशन आ रहे थे सिखों के और वहाँ पाकिस्तान में उसके लिए यात्रा के लिए उनको भी वीज़े नहीं दिए। हाँ जी, इंडिया ने इजाज़त नहीं दी, वीज़े तो पाकिस्तान ने देने। एग्जैक्टली हाँ। तो आज इस पे पहले हमारी तरह करता है अज़मा बुखारी जो है वज़ीर इत्तलात पंजाब की, उन्होंने एहतजाज भी किया और हम अक़लियतों का हफ्ता भी मना रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल, ताकि अक़लियतों को मुसावी हकूक़ हासिल है। यहाँ हमारा दस्तूर इसकी गारंटी देता है, बिल्कुल, और अक़लियतों को भी वही हकूक़ हासिल है जो पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को हासिल है। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि जी भारत को जो है इससे ज़ाहिर मुश्किल का सामना होगा, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये PHDCCI यानी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने वाइट पेपर जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि 1.87% इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा और 0.19% जो है वो GDP पर पड़ेगा। यानी इसको अगर डबल भी कर लें 50% के बाद, ये 25% पे ये कहा था उन्होंने। % टैरिफ की बात की ना जी हाँ, अब तो 50% की बात हो रही ना, तो इससे ज़्यादा मुतासर होगी उनकी बरामदात जो अमेरिका को हैं। अच्छा। वो बहुत मुतासर होंगी। सही। और इसके नुकसान उनका खसारा कई गुना बढ़ जाएगा। और अमेरिका जो है जाहिर है कि जो भारत के साथ की तजारत है तो वो डेफिसिट में जा रही है और अमेरिका जो है उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पूरी दुनिया के पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं कि भाई अब ये हम अपना खसारा कम करेंगे और लोग भी हमें उसी तरह सहूलत दें, वगरना टैरिफ लगाएंगे। तो अब टैरिफ इंडिया पर तो इस वक्त तो यूक्रेन की जंग जो है उसको फोकस करके उन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाया है। अब वो कहते हैं अब ये इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो गिटमिट करके या इतलाक जंग करके क्या हासिल करता है, मेरा तो ख्याल है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा और इंडिया को अमेरिका के साथ को मामला करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, एक खबर ये भी आई बताते हुए कि जो वो रूस के जंगी ड्रोन हैं उसमें भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ किया रॉयटर्स ने। हाँ जी, ईरान से जो खरीदता है रूस उसमें। हाँ, तो अब तो रोज़ाना नए नुक्ते होंगे और प्रेशर जो है इंडिया पे है कि भाई वो अमेरिकन जो मसनूआत हैं उनको उन पे ड्यूटी कम करे, उनका टैरिफ कम करे जो आते हैं वो। यानी देखिए उनका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें वो हैवी टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिकन दरामदात पर। सही। और वहाँ उनकी राहत ख़त्म हो रही है। तो अब ये इंडिया जो है उसको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अच्छा सर, रूस पर तो हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है कि अब हो सकता है मुलाकात बहुत जल्द हो जाए, लेकिन वो दूसरी तरफ नेतन्याहू को क्यों खुली छूट देते हैं कि मामला गजा का है तो वो कहते हैं जी यही जो है वो इससे भी देखिए ना, यहाँ तो उनकी शदीद नाकामी है ना। और यहाँ उन्होंने यानी अमन जो है वो हमास के पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ जो लोग दिन रात मर रहे हैं बस ये बात कर रहे हैं, सिर्फ उनको हम मदद देना चाहते हैं, उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जंगबंदी की बात नहीं कर रहे। जंगबंदी तो वो कह रहे हैं कि और इसराइल जो है अब उसका यानी इरादा ये है कि पूरा कंट्रोल फौजी कब्जा कर ले गजा पर मुकम्मल तौर पर। और अब वो जब भी उनसे सवाल होता है वो जान छोड़ा जाते हैं, भाई ये इसराइल का मामला है उससे पूछिए। तो यहाँ तो फिर उनकी जो इसराइल है उसकी जारहियत को एक तरह से उनकी पुष्टपनाही हासिल है। सर और यही बात बड़ी तो शीशनाक है पूरे आलम इस्लाम में, इसमें बड़ी तशवीश जाहिर की जा रही है। सितंबर का महीना देखते हैं सर, जो फ्रांस ने भी ऐलान किया हुआ है, बरतानिया ने भी, जाहिर है कि वो उन्होंने तो ऐलान किया ना कि आप वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अब देखते हैं। और अभी तो आप देखिए बरतानिया से भी उनको दाद मिल रही है कि उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाया है और उसकी बरतानिया के बोरिस जॉनसन जो उनके उन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी बहुत शाबाश दी है और कहा बरतानिया को भी हिम्मत करनी चाहिए और यूरोपीय ममालिक को भी और टैरिफ जो है लगाना चाहिए इंडिया को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इंडिया जो है
ये यूक्रेन की जंग जो है उसको फाइनेंस कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। आप देखते हैं कि यूरोप क्या करता है, तो इंडिया को, अब इंडिया की जो बातें थी वो रूस से भी फायदा उठा रहा था और अमेरिका की गोद में भी बैठने की कोशिश कर रहा था, और रूस से तो उसके पुराने ताल्लुकात हैं, अगरचे अब दूरी वाक़ई हो चुकी है कुछ, लेकिन बहरहाल अब उसको इंतखाब करना पड़ेगा। सर उधर दूरी हो रही है और हमसे कुर्बतें बढ़ रही हैं। अभी फिर खबर आई कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मुमकिन दौरा कर सकते हैं। सेंटकॉम का वहाँ पर जो है वो इजलास है, उसमें यानी कि वो जो उनकी तकरीबात है उसमें शामिल होंगे। ये कितनी अहमियत का सर हामिल हो सकता है आने वाले दिनों में? सलाह मशवरा तबादला ख्याल जारी है। पाकिस्तान के फ़ौज के दरमियान और पेंटागन के दरमियान तो हमेशा एक मुशावरत जारी रही है और एक रब्ता भी जारी रहा है। तो बहरहाल एक आसिम मुनीर जो को उन्होंने पहले खाने पे बुलाया था वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। बिल्कुल। मेरे ख्याल का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी आर्मी चीफ को इस प्रोटोकॉल के साथ बुलाया हो और फिर ये कहा हो कि मेरे लिए काबिल एजाज़ बात है कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। बिल्कुल। तो अब जाहिर है कि इससे जो दहशत गर्दी है इस खित्ते में, उसमें हमें अमेरिका से इक्विपमेंट भी चाहिए और अमेरिका जो है इसका एहसास भी कर रहा है, तो वो भी राब्ता हमारा हो रहा है। और एक जो वसीतर तनाजुर में देखिए, हमारी अमेरिका जो है वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। कुछ 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की होती हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान के जो मुआशी जो इसकी तक़वियत के लिए अमेरिका के साथ एक मामला करना है पाकिस्तान को, और जो दिफाई रिश्ता है इस वक्त वो चाइना से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो सर पाकिस्तान जो है वो क्या फ़ायदा उठा सकता है, इसके लिए हमने दावत दी है बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब वज़ीर ख़जाना के मुशीर है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, ये जो टैरिफ लग रहा है इंडिया पर, इसके क्या असरात होंगे इंडियन मईशत पर, और कब ये नाक रगड़ेगा जो नरेंद्र मोदी? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें इंडियन इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स उस पर एक इम्पैक्ट होगा। अगर आप देखें कि इंडिया की गुड्स जो हैं, गुड्स एक्सपोर्ट्स, क्योंकि 2 तरह की एक्सपोर्ट्स होती है ना जी। हाँ जी। एक सर्विसेज होती है और एक गुड्स होती है। हाँ जी। इंडिया की एक प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा है गुड्स से, और जो गुड्स है वो लगभग कोई $80 बिलियन होगी यूएस की तरफ, और अगर आप टोटल मिला लें तो वो कोई दुनिया की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं जो उनकी जाती हैं वो कुछ 700-750 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रही है। उसमें यूएस का अच्छा खासा शेयर है सर्विसेज में भी। तो गुड्स का तो इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा, और ये आपको मैं बताऊं कि 50% तक टैरिफ या उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। ये इंडिया को मोस्ट टैरिफ इम्पोज्ड कंट्री में ले आया है, यानी कि 2 कंट्रीज हैं टॉप पे, ब्राजील है और फिर इंडिया है। तो इंडिया इस वक्त टॉप पे आ गया है ब्राजील के साथ, जिन पर 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है टैरिफ लग चुका है। तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट ये होगा, एक तो इंडिया की इकोनॉमी पे, नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग पे उनको दूसरी मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। लेकिन बात ये कि आपको पता है यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत पावरफुल मार्केट है परचेजिंग पावर के पर्सपेक्टिव से। तो इससे बेनिफिट देखें जो दूसरे कंट्रीज हैं इस खित्ते में, उनको काफी ज्यादा होगा। और पाकिस्तान जो है आपको पता है पाकिस्तान का 19% टैरिफ ऑन एवरेज आया है, जो कि इस पूरे रीजन में, इस खित्ते में सर, लेकिन ये कहा जाता है पाकिस्तान में कैपेसिटी है अपनी बरामदात को बढ़ाने की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ज्यादा है बिजली के ज़ाहिर कीमतों की वजह से, दीगर मसाइल। नहीं तो मार्जिन भी मिल जाएगा ना आपको, टैरिफ भी तो कम, क्या वो फिल हो सकेगा गैप? हाँ जाहिर है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है। देखिए इंडिया की इकोनॉमी, मैंने कहा लेट्स से $80 बिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, और उसके अंदर अगर 50% टैरिफ लगता है तो लेट्स से 20% का एक इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि कोई तकरीबन कोई मे बी $12 बिलियन या $15 बिलियन का जो है हिट पड़ती है। तो वो $12 बिलियन रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ना जी इस पूरी खित्ते के अंदर, जिसमें कौन सी बड़ी इकोनॉमीज हैं, या तो चाइना है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है ज्यादातर, वियतनाम है वो ऑफकोर्स उसकी एक डिफरेंट मार्केट है, वो भी हो सकता है। लेकिन बात ये कि इस रीजन में अगर आपका 19% टैरिफ है और इंडिया का 50% है और बांग्लादेश का 20 है, श्रीलंका का भी 20 है, तो उनके यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? हमारे अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लेट्स से
हम फिर भी बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो डायरेक्शन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लें आप, जो सबसे बड़ा एक इशू होता है, सबसे बड़ा जो मसला होता है बिजनेसेस का, वो ये होता है कि शरह सूद नीचे जाए ताकि हमें कर्जे सस्ते मिल सके। तो देखें वो एक साल में पिछले आधा हो चुका है और आगे और नीचे जाने की तवक्कुआत भी है मार्केट की कि जी मजीद जो है शरह सूद कम होगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है 300 बेसिस पॉइंट कम होगा मजीद, ब्लूमबर्ग की सर्वे कहता है 200 बेसिस पॉइंट कम होगा। तो एवरेज अगर अगले 2 से 3 क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट रेट, प्रोवाइडेड कि महंगाई जो है हम कंट्रोल में कर सकें, अगर आपका इंटरेस्ट रेट लेट से 9% या 8% पे आ जाता है तो कितना फीजिबल हो जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए नए कर्जे लेना और उनके ऊपर फिर कैपेसिटी ऐड करना। इसके साथ साथ देखें बजट के अंदर ना एक कोशिश की गई है सैलरी क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की और साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी थोड़ा सा टैक्स कम करने की कोशिश की है। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हुआ है। उसकी वजह से आगे आप मजीद देखेंगे एनर्जी प्राइसेस में बहुत काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है, बिलिंग पे बात हो रही है ताकि इंडस्ट्री को इमीडिएटली जो एनर्जी प्राइसेस है उसमें रिलीफ मिल सके। प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी अभी किया था 2-3 महीने पहले, कोई 7.5 रुपए कमी की थी। तो कहने का मतलब ये कि 3 जो बड़े फैक्टर्स हैं, टैक्सेस, एनर्जी प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स, इन सब की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। तो होपफुली इस टैरिफ के साथ और फिर सबसे बड़ी चीज शामिल साहब मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे कि यूएस ने पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो यूएस की इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन बनाए इस पूरे टैरिफ के डिस्कशन में। ये कोई और कंट्री नहीं बना। देखिए यूएस ने टैरिफ लगाया इसलिए कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो, वहां से एक्सपोर्ट करे सारे कंट्रीज या सारे जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन उसने ये कहा है कि मैं ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स डेवलप करना चाहता हूँ पाकिस्तान की जो मैसिव है। तो देखिए ये एडिशनल एक आपके पास चेरी ऑन टॉप है जो कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ ऑयल एंड गैस में बल्कि माइनिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरे सेक्टर्स में। तो देखिए अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह इसको अपने बेनिफिट यानी देखें ना 31 इंडिया का और हमारे टैरिफ का 31% फर्क है, यानी 31% हमारा टैरिफ कम है। तो ये बड़ा मार्जिन है जो हमारी दूसरी मुश्किलात हैं, यानी उनको कंपनसेट करता है ये। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसको आधे से कम भी कर दें फिर भी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इतनी कंपेटिटिव नहीं है, जो कि डायरेक्शन चेंज हुई है अभी, जो आगे जाके इंशाल्लाह होगी, लेकिन अभी भी अगर आप कंपेयर कर लें तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, वो कैपिटलाइज कर सकती हैं इस बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे। इससे पहले नहीं था शायद इतना ज्यादा, 25% पे 50 हो गया, तो अब तो मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। और देखिए मैंने कहा जैसे कि 12 से 15 अरब डॉलर अगर उसके कम होते हैं एक्सपोर्ट्स में, लेट्स सपोज, तो ये अगर आप इक्वली बांट दें बाकी कंट्रीज में तो 3 से 4 अरब डॉलर तो आपके एडिशनल आ सकते हैं ना जी एक्सपोर्ट्स में कम से कम। खुर्रम साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी जो है वो बनाने की ख्वाहिश होती है और ये कहा जाता है होगी तो हम पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। अब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI उससे मुतमईन हैं आप, जो यानी कि कहा गया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी और उससे मुल्क जो है वो फिर आगे बढ़ेगा, बढ़ सकता है, उसका रोल क्या देख रहे हैं आप अब तक? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। अभी अगर आप इस साल जो ये क्लोज हुआ है जून में, अगर आप नंबर देखें तो 5% का इजाफा है और पिछले 5 सालों में FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गई है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसमें ग्रोथ आई है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने अपने इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा और बेहतर करना है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और नीचे जाएगी। हमने जो मैंने शुरू में 3 फैक्टर्स बताए ये बड़े की रोल प्ले करते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और मैं प्रायोरिटी देता हूँ अभी लोकल इन्वेस्टर्स को, ताकि उनको मैं एटलीस्ट सही से अकोमोडेट कर सकूं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कम कर सकूं, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उनको देख कर आए। फॉरेन इन्वेस्टर आप करते रहेंगे, भागते रहेंगे उसके पीछे, वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब आपका अपना लोकल इन्वेस्टर या वो इन्वेस्टर जो फॉरेन है और अभी आपके मुल्क में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसके लिए आसानियां पैदा करें, ताकि जो है खुद ब खुद जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ये देख कर आए कि जी यहाँ पे आसानियां पैदा हो रही हैं, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ताकि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ और यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकूँ। मगर खुर्रम साहब बताएं कि ये तो ऑयल और गैस का ताल्लुक है, ये इतना अग्रेसिवली हम काम कर सकते हैं कि 1 साल में, कुछ 1.5 साल में कोई रिजल्ट सामने आ जाए? शामिर साहब ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये सब्र इसमें दरकार होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो वेल्स होते हैं ना, जो कुएं होते हैं, इसको जो एक्सप्लोर करने में वक्त भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास यूएस की अपनी रिपोर्ट है 2014-15 की कि हमारे पास 9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो अवेलेबल है शेल ऑयल में और गैस में। गैस का जो है वो 584 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का जो रिजर्व हमारे पास पोटेंशियल है, और एग्जिस्टिंग तो है ही ऑलरेडी, हम जो यूज कर रहे हैं। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक जायंट चाहिए, और यूएस आपको पता है ये एक दुनिया का जायंट है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। इसकी सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में एक्सप्लोर करती हैं, और जो है वो अपना उन्होंने जो है वो टेक्निकल और हर चीज स्किल अपना डेवलप किया है। तो आपके पास नाकामी की क्या ये भी कहा जा रहा है कि हमें 5-6 कंपनी जो है उनको वक्त इन्वॉल्व करना होगा
सिर्फ एक कंपनी से काम नहीं चलेगा। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देखें, जो एक्सप्लोरेशन होती है ना, उसमें आप तकरीबन ऑन शोर में अगर आप करें और ऑफ शोर करें, यानी कि आप मुल्क के अंदर करते हैं, जो जमीन होती है उस पर, या समुद्र के अंदर जाके करते हैं, इन दोनों में पोटेंशियल है। और आपकी कंपनियां ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, OGDC है, PPL है, मारी है, ये सारे इन्वॉल्व हैं। और जी, और प्राइवेट सेक्टर भी है इसके अंदर, कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं, कुछ छोड़ के चली गई हैं। तो मेरे ख्याल में US को ये बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि यहाँ पे कंपनियां कम हैं और आपके यहाँ रिजर्व अच्छे खासे हैं, और शेल ऑयल में उसकी खासकर एक्सपर्टीज है। मैं आपको बताऊं, शेल ऑयल एंड गैस में अमेरिका की, क्योंकि उसने टेक्निकली अपनी कॉस्ट बहुत कम कर दी है इस खास एरिया की एक्सप्लोरेशन में, इस खास तरह की जो है ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन में। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा। 1-1.5 साल का अर्सा लगता है, पहले कंपनियां आती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, और फेलियर्स भी होते हैं। प्लीज इसको एक्सेप्ट करें, फेलियर्स होते हैं। हम तो ये करते हैं जी, फेलियर हुआ तो हम बिल्कुल ही कहते हैं जी सब खत्म हो गया। इसमें फेलियर्स होते हैं, उसके बाद सक्सेस होती है, और बड़ी सक्सेस होती है। तो इंशाल्लाह वक्त से पहले ये बताएं ना मनाएं, बस ये है ना। चाइना के साथ इंडिया जो है इस वक्त भी $100 बिलियन के करीब तो उनकी ट्रेड है। तो क्या इसमें अब मोदी जा रहे हैं बीजिंग, तो क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कोई चीन सहारा दे सकता है इंडिया को? देखिए जी, बात ये है कि ट्रेड तो उनकी अच्छी खासी आपस में, और ये मैं ये कहता हूँ यही होना चाहिए। आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ भी हो, ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं रुकनी चाहिए, और इनमें लोगों का ही भला होता है और मुल्कों का भला होता है। और ये एड में, लोन्स में, इनमें ज्यादातर, और ये वॉर्स में कुछ नहीं रखा। तो हमें करना ये चाहिए, पूरे रीजन में हमें जो है अमन होना चाहिए, और किसी एक कोर्ट के जो है ना बुली नहीं बनना चाहिए, जो इंडिया ने किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। मेरे ख्याल में चाइना, आपको पता है, हमारा आयरन ब्रदर है एक तरह से, और उसने हमें कितना सपोर्ट भी किया है साथ में, और हमने भी किया पास में उसको। तो ये मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इंडिया अगर जाता है तो जाए, वो उसकी कॉल है। लेकिन हमें अपना इंटरेस्ट कैसे जो है वो सेफगार्ड करना है, US के साथ, चाइना के साथ, पूरे रीजन के साथ, हमें इस पे काम करना है। अभी तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो तजारत शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है। जी देखिए, वो तो आपको पता ही है कि जिस तरह के इश्यूज हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम इतने कोई बैकवर्ड हैं, हम इतना, हमारा करेक्टर ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने करेक्टर भी शो किया, हमने एक्शन भी शो किया, नैरेटिव में भी हमारी जीत हुई है। इस वक्त हमारा इमेज काफी बेहतर है, और हमारी ये शॉर्ट विंडो है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आज खबर आई कि 24 सरकारी इदारों की निजकारी जो है वो होने जा रही है, पहले साल में 10 इदारों की, क्योंकि ज़ाहिर है पहले PIA की भी हमने एक कोशिश देखी, वो कामयाब ना हो सकी। अब कितने पुरुम्मीद हैं और क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि हुकूमत जो है वो इससे क्या फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकती है, कितना फ़ायदा होगा हुकूमत को? देखें, पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्रेस क्या है इस वक्त। इससे 7 से 8 इदारे ऑलरेडी पाइपलाइन में है और क्लोज टू फ्यूशन है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बहुत करीब हैं। और PIA में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, आपने सारी खबरों में देख भी लिया होगा कि उसमें 4 सॉलिड पार्टियां आई हैं उसके अंदर। फिर हमारी जो ट्रैक्शन है PIA की, अपनी वैल्यूएशन बहुत इंप्रूव होने के चांसेस है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है यूरोप खुल गया है, फिर UK ने बड़ा अच्छा अभी आपने देखा ऐलान किया है, और उसके साथ साथ PIA की अपनी जो है वो सर्विसेज क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हुई है, टाइमिंग बड़ी इंप्रूव हुई है। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसमें पार्टियां भी आई हैं। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस अगले ही क्वार्टर में आपको, अगले 1 या 2 क्वार्टर की बात है, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो ट्रांजेक्शन क्लोज होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा देखें, और मैं आपको ट्रांजेक्शन बता देता हूँ कौन कौन सी पाइपलाइन में है। इसके अलावा जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो बहुत क्लोज है। उसके अलावा जो फर्स्ट वुमेन बैंक है वो बड़ी क्लोज है, UAE की एक उसमें जो है इंटरेस्ट नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जो है डिस्कोज है, 3 डिस्कोज हैं, 3 डिस्कोज हैं। उसके अंदर फैसलाबाद है, उसके अंदर इस्लामाबाद है, और उसके अंदर गुजरांवाला है। ये 3 कंपनीज हैं जो कि बहुत क्लोज हैं। इनकी जो है ऑलमोस्ट काम हो चुका है, इसमें एडवाइजर काम कर चुका है काफी। आगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें खबरें सुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2nd और 3rd फेज भी होगा, यानी कि 5 साल का प्लान है जिसके अंदर ये डिस्कोज यानी कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज है इनकी प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ आपको पता है मैंने ट्रांजेक्शन बताई है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 24 भी है, उसके अलावा और भी ऐड होंगी, और हमने कैपेसिटी भी ऐड की है, बोर्ड मेंबर्स भी ऐड किए हैं, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपको ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मिलेंगी। लेकिन ये फुल फ्लेज प्रोग्राम चल रहा है, अब ये रुकेगा नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। सर ब्रेक पे जाना है। गौहर एजाज साहब ने ट्वीट किया है कि FBR ने जो इख्तियार हासिल किया था पकड़ धकड़ का, उस पर कदगन लगा दी गई है। सही, जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर से वो मिले थे, एक बड़ा डेलीगेशन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का और बिजनेसमैनों का, शिकायत तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि FBR जो है वो पकड़ धकड़ नहीं कर सकेगा जब तक के 2 नुमाइंदे जो हैं चैम्बर्स के, वो हम उनकी इजाज़त नहीं ली जाएगी या उनको एतमाद में नहीं लिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, जो खौफ फैला हुआ था इंडस्ट्रियलिस्ट में और ताजरों में, वो खौफ दूर हो जाएगा। और
उनका खौफ दूर होगा तो फिर उनका भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, मैंने और सर पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर, मैंने सवाल तो करना था कि वो नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन तक का सफर आगे भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक। पहले तो फायदा यही होगा ना कि लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक कि जी वो पुर्तगाल में आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। इस पर यह भी खबर आई है कि जी अंसार अब्बासी साहब की कि जी जो नैब है उसने भी तरदीद कर दी है। नहीं सर, नैब ने और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तरदीद की है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में गम गुस्सा है, नाराज़ी है शदीद की। ये क्या बयान उन्होंने दिया? अब ये देखिए कि पुर्तगाल ने ना एक गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है, जो 2020 से 2023 तक, ठीक है। उसमें आप 5 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करें, 5 लाख यूरो, ठीक है, और वो आप को साथ ही उसके यानी प्रॉपर्टी खरीद लें या इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। प्रॉपर्टी खरीद लें 5 लाख यूरो, ठीक है, और उसमें आपको मेरा ख्याल वीज़ा देते थे, 3 साल के अंदर वो अपना पासपोर्ट मिल सकता था, शहरियत। सही है। और उसमें फ़ायदा ये था कि यानी 1 साल में अमेरिका में या दूसरा ग्रीन कार्ड लेना हो तो 1 साल में आपको वहाँ जाना पड़ता है, को 20 दिन रहना पड़ता है ज़्यादा। यहाँ 7 दिन आप सिर्फ रहें जाके, और अल्लाह खैर। तो बहुत से पाकिस्तानियों ने वहाँ यानी वो प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, सर। इन्वेस्टमेंट की। जाहिद गशकोरी साहब ने कहा है, ट्वीट किया है, 58,000 पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ना। हाँ, गशकोरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब, जाहिद गशकोरी साहब, आदाब सर, खैरियत से? जनाब आपने तो बड़ा धमाका कर दिया है, एटमी धमाका। ख्वाजा आसिफ साहब से बड़ा धमाका कर दिया। तो ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं ये पाकिस्तानी? बिल्कुल, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बात करें वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। शामी साहब, पाकिस्तान के इदारों के साथ आप थोड़ी सी बातचीत करें, अपने ज़राए से या मालूमात इकट्ठी करें। एक रिपोर्टर होने के नाते मैं 2018 से ये मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, और आज मैं आपको अथॉरिटी से ये बता सकता हूँ, जो मैंने मालूमात आपको देने जा रहा हूँ, कि पाकिस्तानी पिछले 5 साल में 3200 जायदादें दुबई में खरीद चुके हैं। 650 अरब रुपए की ये जायदादें हैं। हाँ। ये मैं एक वन कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान के इदारों के पास मालूमात आई हैं। FBI का डायरेक्टोरेट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, उसके पास ये मालूमात है। पाकिस्तान के पास OECD के तहत इंफॉर्मेशन आई है। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के पास ये मालूमात आई हैं। और ये सिर्फ आप UAE की बात ना कीजिए, पाकिस्तान के मिशन जो बाहर हैं, पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट हैं, वो भी बाहर जाकर सैकड़ों की तादाद में वापस नहीं आए। सबसे टॉप पे कनाडा में है, इसमें हर क्लास के हैं, छोटे मुलाजिम भी हैं जो पाकिस्तान के तवस्सुत से मिशन पे जाते हैं, और एम्बेसी में अगर 15 मुलाजमीन हैं, 2 वापस नहीं आते। एक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सीनियर अफसर फॉरेन ऑफिस से फैसिलिटेशन लेके अपने खानदान के लोगों को, अपनी बीवी को, अपनी मदर इन लॉ को, बच्चों को लेके स्विट्जरलैंड किया है। वहां पर उसने असाइलम सीख कर ली, खुद वापस आ गए। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आप इसहाक डार साहब से जरूर पूछिएगा, वो स्विट्जरलैंड गए, उनको वहां से शिकायत मिली हुकूमत की जानिब से कि आपके पार्लियामेंट के सीनियर अफसर ब्यूरोक्रेट जहां उनकी फैमिली असाइलम सीख कर रही है। इसहाक डार साहब ने ये चेयरमैन सेनेट को बताया, चेयरमैन सेनेट ने ये मामला उठाया, उनकी कालक नोटिस उनको दिया गया, 4 महीने पोस्टिंग से हटा दिया गया, 5वें महीने उनको लगा दिया गया। फिर इसहाक डार साहब ने मैटर उठाया कि ये क्या क्या है। ये मैं वन एग्जाम्पल, वन स्टोरी आपको दे रहा हूँ जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के पर्सपेक्टिव से। 3,40,000 से ज्यादा लोगों ने शहरियत ली है पुर्तगाल की 2004 के बाद से 2024 तक। पाकिस्तानी कितने हैं? पाकिस्तानी इसमें पिछले अगर 5 साल का उठा के आप देख लें तो 1100 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं।
और पैसा कैसे बाहर गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब ये जो मालूमात मिली है $8 बिलियन। नहीं, एक तो ये है ना कि लॉफुल चैनल से गया है और लोगों ने डिक्लेयर किया है, और एक दूसरा ये कि अनडिक्लेयर्ड है पाकिस्तान में, दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही इसी चीज को मैंने प्रोब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान से पिछले 5 साल में हमारे इदारों का ये ख्याल है $2 बिलियन बाहर गए हैं, गैर कानूनी तरीके से गए हैं। इसमें अगर आप देखें 750 हमारे अफसरान हैं, उनकी दोहरी शहरियत है। और पाकिस्तान के एक हसास इदारे ने मालूमात इकट्ठी करना शुरू की, एक सिविलियन हसास इदारे ने, कि 9 लाख पाकिस्तान के मुलाजमीन है। ड्राइव शुरू की गई वज़ीर आज़म को, पिछले वज़ीर आज़म को भी, मौजूदा वज़ीर आज़म को भी, इनकी पिछली हुकूमत में ये मालूमात दी गई कि 3 लाख की हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, जिसमें 750 ग्रेड 16 और 22 तक के अफसरान हैं जिनकी दोहरी शहरियत है या उनकी बेगमात की दोहरी शहरियत है। 56 हमारे सियासतदान हैं जो कभी किसी दौर में पार्लियामेंट का भी हिस्सा थे, और इसमें 54 के डिक्लेरेशन भी मौजूद हैं कि वो बाहर कारोबार करते हैं या उनकी बाहर असासाजात हैं। इसी तरह से ओवरऑल जो दूसरी मालूमात में मैं नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि 37,000 पाकिस्तानियों ने तो अपनी शहरियत भी छोड़ दी है, किसी तरीके से वो यहाँ से पैसे लेके फिर शहरियत छोड़ दी। इनका ब्रेकअप भी मैं आपको दे सकता हूँ, और ये पिछले 2013 के बाद हुआ है, जिसमें 300 तो ताजिर थे पाकिस्तान से। ये अपना डेटा है इमिग्रेशन का, पाकिस्तान के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का अपना डेटा है। इसके अलावा अभी उनकी मालूमात इकट्ठी वो कर रहे हैं, 4 लाख मुलाजमीन की है, बाकी की उन्होंने मालूमात इकट्ठी करनी है। इसके अलावा जो OECD है, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, और आप एक हमारे उस्ताद जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान को सारी मालूमात आ रही है, और पाकिस्तान ने 153 लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। भाई ये 58,000 पाकिस्तानी हैं, $8 बिलियन के इन्होंने असासे बना लिए पिछले 12 साल में अपने अपने ममालिक में जहां पर वो रहते हैं। अब ये कैसे बनाए? पाकिस्तान से ले गए, स्टेट बैंक से पूछा गया, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से पूछा गया कि भाई डिक्लेरेशन बता दें इसाक डार साहब है या नहीं। इसाक डार साहब तो ये कह रहे थे ना कि $200 अरब पाकिस्तानियों के बाहर है, उन्होंने तो बाकायदा रिपोर्ट पेश की थी काबीना में। जी हाँ। तो यही एक वजह है कि इदारों को बाय एंड लार्ज मालूमात का पता है, और ये भी पता है कि किसने यहाँ से पैसा कैसे ट्रांसफर किया, क्योंकि स्टेट बैंक का, FMU का ये दावा है कि जो बाहर प्रॉपर्टीज परचेज की गई हैं, अब फोकस क्योंकि दुबई प्रॉपर्टीज हैं, और आपको पता है कि दुबई में क्या हो रहा है, दुबई में 650 अरब तो नहीं मिलती ना। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात आप बता रहे थे। सर एक क्विक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेके वापस आते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शामी साहब चश्म कुशा इंकशाफात कर रहे थे जाहिद कश्मीरी साहब। पुर्तगाल है जी, इसमें तो ये जो उनका वीज़ा था, गोल्डन वीज़ा, ये 3 साल चला प्रोग्राम। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने उस पर उसका नोटिस लिया और उसको मजबूर किया कि ख़त्म करो। ठीक है। और इस तरह का इतना पासपोर्ट देंगे तो यूरोपीय यूनियन के लिए मुश्किल हो जाएगी। शेंगेन स्टेट का मगर अब जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है उनके नाम तो हुकूमत मौजूद है, हुकूमत से आप हासिल कर लें। एक्शन क्यों नहीं लेते सर? नहीं, अगर सरकारी है उसमें तो हुकूमत को चाहिए। हुकूमत और देखिए किन लोगों की किन लोग कोई लीगल चैनल से ले गए हैं और कुछ यानी मनी लॉन्ड्रिंग करके ले गए। सर ब्यूरोक्रेट अगर कोई हर जगह ब्यूरोक्रेट हो, नहीं मेरा सवाल है, या सियासतदान हो, हाँ गलत काम करता है तो सर वो अपने तौर पे करता है अपने तय, या कोई सियासी दबाव भी हो सकता है? सवाल ये है कि लोगों के नाम आप ले लीजिए वहां से। UAE ने जायदादें खरीदी, उनके नाम भी मौजूद होंगे। भाई जो लोग हैं जो बाहर लेके गए हैं पैसे, सही है, और वो बता दें कैसे लेके गए। ठीक है। और कहाँ से कमाए उन्होंने। ठीक है। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है सर, जाते जाते एक जरा आज गर्जे बरसे तलाल चौधरी साहब, मैं चाह रहा हूँ जरा वो सुने उन्होंने क्या फरमाया, शैतान का नाम क्यों लिया उन्होंने, जरा देखिए। आपने अगर अडियाला जाना था तो अडियाला का रास्ता इस असेंबली के थ्रू जाता है, अडियाला उधर है, आप असेंबली क्या करने आए थे? क्यों बहाने, क्यों स्पीकर पर और क्यों इंतजामिया पे डालते हैं? रास्ते खुले थे, गेट खुले थे, बार बार कहते हैं बड़ा पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी बेगुनाही के लिए का कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन फरिश्ता नहीं बन सकता। इस पे तबसरा
करने की नहीं है तो सर, नहीं अभी एक आध मिनट है, आप चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, बस इसको आपने एंजॉय कर ले। अच्छा हाँ चलें, पता नहीं सर, हर शैतान शख्स हाँ अपने आप को फरिश्ता समझता है, दूसरे वैसे को शैतान फरिश्ता तो था ना सर, पहले तो फरिश्ता ही था ना, नहीं, बाद में मगर बिगड़ा। अपने आप को तो आदमी फरिश्ता समझता है ना, बिल्कुल। दूसरे को शैतान समझता है। हाँ फरिश्ते और शैतान का झगड़ा है कि शैतान कौन है और फरिश्ता कौन है। ठीक है, तो जो पॉपुलर हो जाए वो शैतान हो जाता है। हाँ नेशनल एक्शन प्लान पे चले जी, कार्रवाइयाँ करते रहे। वो कह रहे हैं किसी का बाप नहीं रोक सकता, ज़ाहिर है रोकना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी जो है नुकसान पहुँचा रही है। सब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।